जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चलें, गुड। तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें आप लोग। किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश आप लोग पूछ सकते हैं जी। अभी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें जी। हम लोग बेसिकली रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस जो है उसको लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके साथ हम लोगों ने द डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो आर्गुमेंट्स हैं वो पास किए जाते हैं किसी फंक्शन को, और फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाया जाता है तो कैसे करवाया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उससे पहले जब हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कि जब आप लोग फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाते हैं तो जिस टाइप का डाटा आपने फंक्शन से रिटर्न करवाना होता है तो हम लोग अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वही रखते हैं। मतलब कि अगर आपने अपने फंक्शन से इंटीजर टाइप डाटा रिटर्न करवाना है तो आप अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट रख लेते हैं। अगर आपने अपने फंक्शन से डाटा जो है वो फ्लोट टाइप रिटर्न करवाना होता है तो आप लोग अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है उसको इंट रख लेते हैं, फ्लोट रख लेते हैं। अगर आपने अपने फंक्शन से डाटा जो है वो डबल टाइप रिटर्न करवाना होता है तो आप अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप डबल रख लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस, तो हमने देखा कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं तो जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो वही होती है जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। मसलन के डिस्टेंस टाइप का अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया था अपने फंक्शन से तो हमने देखा था कि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो भी डिस्टेंस ही बनी थी, क्योंकि जो क्लासेस हैं क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में हमने ये बात डिस्कस की कि क्लासेस जो होती हैं वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, क्योंकि हम लोग मेन के अंदर क्लास के नाम के साथ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फंक्शंस देखा, उसमें से हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवाया जाता है फ्रॉम अ फंक्शन। फिर उसके बाद हमने डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, और हमने कहा जी कि कैसे हमारे पास एक फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है वो कैसे असाइन कर देता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो आपको याद होगा कि हमने डिस्ट 4 इक्वल्स टू डिस्ट 3 करके देखा था। तो हमारे पास डिस्टेंस 3 के जो वैल्यूज थी, डिस्टेंस 3 के अंदर जो डाटा था
फीट और इंचेस की फॉर्म में, वो डिस्टेंस 4 के फीट और इंचेस को असाइन हो गया था। तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में भी हमने देखा। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जाएंगे, हम लोगों ने नेक्स्ट आज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा जो बेसिक हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लासेस, उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर एंड क्लासेस से मतलब हमारे पास ये है कि स्ट्रक्चर और क्लासेस को अगर बेटा देखा जाए तो हम लोगों ने दोनों पढ़े हैं, तो हमें पता है कि एज सच बेसिक अगर उनके सेंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एक दो चीजों का डिफरेंस है जिसको मद्देनजर रखना पड़ता है। वो ये कि स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ग्रुप कर देते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं यूजिंग अ स्ट्रक्ट कीवर्ड, तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन क्लासेस के अंदर आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ कुछ फंक्शंस जो हैं उनको भी अपने उस क्लास का हिस्सा बना लेते हैं, अपने उस ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। तो जब आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसको आप लोग अपना कोई नाम दे देते हैं यूजिंग क्लास कीवर्ड, तो फिर आप लोग देखते हैं कि वो एक क्लास बन जाती है। तो क्लासेस के अंदर हमने देखा था, हमने चेक भी करके देखा था, हमने टेस्ट भी किया था इसको, कि क्लासेस के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। सो ये आप लोगों के पास मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ने जाना है, दैट इज स्टैटिक क्लास डाटा। अब स्टैटिक क्लास डाटा आप लोगों के पास क्या होता है, जरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने सुनना है। पहले हम लोग एक क्लास के अंदर दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते थे और हम लोग पढ़ते आए हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं सेपरेट से, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं डाटा मेंबर्स के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, फिर स्टूडेंट की क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए S1 एंड S2। तो हमने देखा कि S1 के अंदर रोल नंबर सेपरेट से है, S2 के अंदर रोल नंबर सेपरेट से है, S1 के अंदर नेम सेपरेट से है, S2 के अंदर नेम सेपरेट से है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर और नेम के जो डाटा मेंबर्स हैं वो सेपरेट से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक ऐसा डाटा होता है जिसको स्टैटिक बोला जाता है। अगर हम लोग किसी डाटा मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, किसी डाटा मेंबर को स्टैटिक बना देते हैं, तो वो डाटा मेंबर पूरी क्लास के लिए एज अ होल सिर्फ एक एक ही यूज किया जाता है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से डिक्लेयर या सेपरेट से डिफाइन नहीं होता। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी कि एक डाटा मेंबर है CGPA के नाम का, उसको मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं अभी। लेकिन अगर हम कहते हैं जी कि एक डाटा मेंबर है, हम उसको स्टैटिक बना लेते हैं, जैसे CGPA का डाटा मेंबर है, तो रोल नंबर और नेम स्टैटिक नहीं है, CGPA का डाटा मेंबर स्टैटिक है। तो बेटा अगर आपने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ना, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए रोल नंबर और नेम सेपरेट से आएंगे। लेकिन जो सीजीपीए का डाटा होगा ना आपके पास, वो तीनों के लिए वो एक ही यूज होना है। एक वैल्यू जो सीजीपीए में एग्जिस्ट कर रही होगी वो S1 के लिए भी होगी, S2 के लिए भी होगी, S3 के लिए भी होगी, क्योंकि वो स्टैटिक है। लेकिन जो रोल नंबर और नेम के डाटा मेंबर्स हैं वो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट से होंगे। रोल नंबर और नेम S1 के सेपरेट होगा, रोल नंबर और नेम S2 के लिए सेपरेट होगा, रोल नंबर और नेम S3 के लिए सेपरेट होगा।
लेकिन सीजीपीए के अगर हम लोगों ने डाटा मेंबर को स्टैटिक बनाया है तो सीजीपीए एक ही होगा फॉर द होल क्लास। S1 भी उसी सीजीपीए को एक्सेस करेगा, S2 भी उसी सीजीपीए को एक्सेस करेगा, S3 भी उसी सीजीपीए को एक्सेस करेगा। तो इसका जो बेनिफिट होता है नॉर्मल एग्जांपल्स के अंदर, जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है, इट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिए यूज किया जाएगा। आपको सीरियल नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा। अब इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये क्लास बनाई हुई है उसने एग्जाम्पल के तौर पर। इस क्लास के अंदर आप लोग देखें कि ये एक डाटा मेंबर है जिसके साथ उसने स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया है। अब ये जो स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया है इसने काउंट के डाटा मेंबर के साथ, तो ये जो काउंट का डाटा मेंबर होगा ना, ये पूरी क्लास के लिए एक ही होगा। अब अगर यहाँ आप देखेंगे F1 F2 F3 उसने 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो ये F1 उसी काउंट को एक्सेस करेगा जिसको F2 एक्सेस करेगा, F2 उसी काउंट को एक्सेस करेगा जिसको F3 एक्सेस करेगा, F3 उसी काउंट को एक्सेस करेगा जिसको F1 और F2 एक्सेस कर रहे हैं। तो एक ही काउंट होगा, मल्टीपल सेपरेट सेपरेट काउंट नहीं होंगे। हम लोग जानते हैं ना कि डाटा मेंबर जो होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से होते हैं। जानते हैं ये बात या नहीं जानते, जो नॉर्मल डाटा मेंबर्स होते हैं? जी बेटा, जानते हैं या नहीं जानते? लेकिन जो स्टैटिक डाटा मेंबर होगा ना बेटा, वो स्टैटिक डाटा मेंबर हमारे पास पूरी क्लास के लिए एक ही होगा। सारे ऑब्जेक्ट्स उसी को यूज करेंगे। अभी हम इसके एग्जांपल भी करके देखते हैं, आपने परेशान नहीं होना, अभी समझ आ जाएगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, जिसको तो समझ आ गई है गुड, जिसको समझ नहीं है ये अभी समझ आ जाएगी। हम अपनी एग्जांपल करके देखते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसके अंदर 4 डाटा मेंबर्स हैं, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 एंड डाटा 4। जो डाटा 1 और डाटा 2 है ना वो स्टैटिक नहीं है, जो डाटा 3 और डाटा 4 है ना वो स्टैटिक है। ये डायग्राम, ये फिगर 6.9 जो आपको क्या शो करवा रही है, देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। 4 डाटा मेंबर्स हैं, 2 स्टैटिक हैं, डाटा 3 एंड डाटा 4 स्टैटिक हैं, डाटा 1 और डाटा 2 स्टैटिक नहीं है। तो आप देखें जरा इस फिगर के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए गए, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए। जो डाटा मेंबर्स स्टैटिक नहीं है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट हैं। ये देखें, डाटा 1 डाटा 2 इसके लिए सेपरेट, डाटा 1 डाटा 2 इसके लिए सेपरेट, डाटा 1 डाटा 2 इसके लिए सेपरेट। डाटा 3 एंड डाटा 4 जो है वो स्टैटिक है, तो वो तीनों के लिए हमारे पास ये यूज होने हैं। डाटा ऑब्जेक्ट 3 भी इसी को यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी इसी को यूज करेगा, ऑब्जेक्ट 1 भी इसी को यूज करेगा। ठीक है जी। अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, बल्कि इसी प्रोग्राम को पहले समझने की कोशिश करते हैं, और देन फिर हम लोग जो है वो इसको इसको रन करके भी देख लेंगे, इसके अंदर चेंजेस करके भी देख लेंगे। चलें, मैं ना इस प्रोग्राम को बनाता हूं, इसको लिखते हैं, इसको टर्बो में लिख के इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। एक दफा उसको स्टैटिक कर लेंगे, एक दफा स्टैटिक के बगैर कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। टर्बो की स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ? जी सर। उसने फू की क्लास बनाई है। उसके अंदर उसने कहा जी कि हमारे पास एक प्राइवेट डाटा मेंबर है जिसका नाम उसने स्टैटिक इंट काउंट रखा है। अब आप देख रहे हैं कि स्टैटिक का कीवर्ड है, जैसे ही हमने स्टैटिक का कीवर्ड लिखा तो उसका कलर व्हाइट हो गया।
जिसके अंदर आप देखें क्यों वाइट हुआ है, क्योंकि इट इज अ कीवर्ड। इससे पता चलेगा कि आप लोगों के पास जो आप लोगों का वेरिएबल है वो स्टैटिक आपने डिक्लेयर किया है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखने वाली है कि मैंने काउंट को अभी इनिशियलाइज तो किया ही नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट पहले ही कर दिया। उसकी रीजन ये है बेटा कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है ना, स्टैटिक डाटा मेंबर क्लास के बाहर इनिशियलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी क्लास के लिए एक दफा ही इनिशियलाइज होना है। अगर आप उसको किसी फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे तो बार बार फंक्शन कॉल होगा तो वो बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी क्लास के लिए एक ही होता है। अदरवाइज आपने देखा था कि जब हम लोग गेट वैल्यूज का फंक्शन बनाते थे, गेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर लिखते थे सीन रोल नंबर सीन नेम। जब हम लोग उस गेट वैल्यूज के फंक्शन को S1 के साथ कॉल करते थे तो वो S1 के लिए नेम और रोल नंबर मांगता था। S2 के लिए कॉल करते थे तो S2 के लिए नेम और रोल नंबर मांगता था, क्योंकि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। तो जब आप लोग अपने स्टैटिक वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, तो जब जब वो फंक्शन कॉल होगा तब तक हमारा जो स्टैटिक डाटा मेंबर है वो बार बार इनिशियलाइज होता जाएगा। तो हमें उसको एक दफा इनिशियलाइज करना है, क्योंकि स्टैटिक डाटा मेंबर पूरी क्लास के लिए एक होता है। तो आउट ऑफ क्लास उसको कैसे इनिशियलाइज करना है अभी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने फंक्शन बना लें। तो यहाँ पर हम लोग एक एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है इंट अंडर गेट अंडरस्कोर काउंट। इसको इसके अंदर सिंपल क्या किया है जी, रिटर्न काउंट करना है हमने, और ये फंक्शन बन, और ये आपकी क्लास बन। और यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ देखिएगा मैं इंट फू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट इक्वल्स टू 0। और हम लोग जानते हैं कि किसी क्लास का फंक्शन हो या डाटा मेंबर हो, जब उसको आउट ऑफ क्लास इनिशियलाइज किया जाता है या डिफाइन किया जाता है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया जाता है। स्कोप रेजोल्यूशन बाइंड कर देता है कि ये जो काउंट का वेरिएबल है ये इस क्लास का है, क्योंकि आपने इसको क्लास के बाहर डिफाइन किया ना। हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में 1000 क्लासेस हों, तो 1000 क्लासेस के में से 5 क्लासेस के अंदर काउंट का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो जब आप उसको आउट ऑफ क्लास डिफाइन करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो हमें साथ में बताना पड़ेगा कि भाई ये काउंट फू की क्लास का है, ये फलाना काउंट जो है ये फू 2 की क्लास का है, ये फलाना काउंट जो है ये फू 5 की क्लास का है। तो हमें ये साथ बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो काउंट इनिशियलाइज किया है ये किस क्लास का काउंट इनिशियलाइज किया है। अब मेन में चलते हैं। मेन में जाके हम लोग 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी फू की क्लास के, F1 कोमा F2 कोमा F3। और देन सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर सी आउट वैल्यू ऑफ काउंट इक्वल्स टू F1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, फंक्शन कॉल कर लिया, उसकी आउटपुट आ जाएगी। हैंडल करते हैं सी आउट, और यहाँ फिर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सिंपल चेंज ही करना है F1 F2 और F3। कॉपी, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ हम इसको F2 सी आउट, और यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ F3 कर लेते हैं। और इसको हम लोग यहाँ से गेट कैरेक्टर वॉच विंडो में जाते हैं जी। वॉच विंडो में जाके काउंट को चेक करना है हमने। ठीक है जी।
काउंट को वॉच करना है ना हमने, और यहाँ पर आउटपुट विंडो जो है उसको भी देखते हैं। F7 के साथ प्रोग्राम को रन करते हैं। 4 एरर्स आ रहे हैं जी। कहना गेट अंडरस्कोर सी आउट जो है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। बेसिकली हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करके आए यहाँ पर। F7 के साथ रन करते हैं। 1 एरर। गेट कैरेक्टर के साथ क्या एरर आ रहा है यहाँ पर, कोई बता सकता है? सर जी वो स्टेटमेंट मिसिंग है। फंक्शन की ब्रैकेट। स्टेटमेंट मिसिंग का मतलब क्या करूं मैं यहाँ पर रमीज? सर यहाँ पे वो ये जो नीचे स्टेटमेंट है ये वाली डालें नीचे आके। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं डाली, ब्रैकेट बंद नहीं की, ये एरर था। अब F7 प्रेस करते हैं, देखते हैं एरर खत्म हुए कि नहीं। चलें जी, प्रोग्राम रन हो रहा है। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ बेटा देखिएगा। अभी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक डाटा मेंबर स्टैटिक बनाया है। अब इसके बाद मैं स्टैटिक का कीवर्ड खत्म करूंगा, देन देखूंगा क्या चेंजेस हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मुझे बताएं ये यहाँ से किधर जाएगा? कंस्ट्रक्टर में। वेरी गुड, कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर में आएगा। अब कंस्ट्रक्टर में आके, एक मिनट ठहरे जरा, मैं यहाँ से ना ये मैसेज विंडो को खत्म करूं पहले। वॉच विंडो में देख रहे हैं काउंट की वैल्यू 0 है। जी सर। देख रहे हैं वॉच विंडो में काउंट की वैल्यू 0 है। अभी काउंट प्लस प्लस होगा तो आपने देखना है कि काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब यस सर। अब F2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। F2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। वॉच विंडो में आप देख रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 1 है, वही काउंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट F2 था जिसके लिए अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देखिएगा काउंट की वैल्यू 2 हो गई। F3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। अब आप देखेंगे वॉच विंडो में, आप देख रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 2 है, जबकि आपका जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ये F3 के लिए हुआ। पहले कॉल हुआ था तो F2 के लिए हुआ था, उससे पहले कॉल हुआ था तो F1 के लिए हुआ था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि काउंट की वैल्यू वही यूज हो रही है जो कि F1 के लिए इंक्रीमेंट हो गए 1 हुई, F2 के लिए इंक्रीमेंट हो गए 2 हुई। अब F3 के लिए क्या करेगी? F3 के लिए भी उसने उसी काउंट के अंदर इंक्रीमेंट किया, कोई सेपरेट काउंट नहीं बनाया। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो यहाँ आके आपके पास F1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन को कॉल करेगा। और हमने F1 गेट काउंट के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने काउंट को रिटर्न करवाया हुआ है। और आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ काउंट 3 है। बेशक आपने किया F1 डॉट गेट काउंट। बेटा याद है ना कि F1 के लिए तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई थी जब F1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, लेकिन आउटपुट में 3 आ रही है। क्यों? क्योंकि जब F3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो उसने काउंट की वैल्यू 3 कर दी थी, और वही काउंट है जो सबके लिए यूज हो रहा है, सेम काउंट। F2 के लिए आप लोगों के पास आउटपुट देख रहे हैं 3 आ रही है, F3 के लिए भी आउटपुट देख रहे हैं 3 आ रही है। जी बेटा, आ रही है आउटपुट 3 के नहीं आ रही? जी सर आ रही। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज वेरीफाई होनी चाहिए, आपको यहाँ पर ये चीज वेरीफाई होनी चाहिए कि हमारे पास एक ही काउंट है जो कि F1 के लिए भी यूज हो रहा है, F2 के लिए भी यूज हो रहा है, F3 के लिए भी यूज हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना यहाँ से स्टैटिक का कीवर्ड खत्म करूंगा। ठीक है, अब मैं ऊपर जाता हूँ, मैं स्टैटिक का कीवर्ड खत्म करता हूँ। ठीक है, अच्छा चले स्टैटिक का कीवर्ड खत्म नहीं करते। स्टैटिक इंट एक साथ में इसके साथ एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट
काउंट 1 के नाम का। ठीक है जी। यहां क्या करते हैं, यहां हमने एक तो काउंट प्लस प्लस किया ना, एक करते हैं काउंट 1 इक्वल्स टू 0, काउंट 1 इक्वल्स टू 0। काउंट 1 इक्वल्स टू 0, काउंट प्लस प्लस। यहां अब ये क्या हो गया बेटा, हाई का जो है ये लाइनें लगाने लग गई है। थोड़ा सा बेटा देखें कि क्यों लाइनें लग रही हैं। और ना हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम लोग काउंट को रिटर्न नहीं करते। इस फंक्शन का नाम रखते हैं वाइड डिस्प्ले। और इस फंक्शन के अंदर हम काउंट और काउंट 1 दोनों को डिस्प्ले करवाते हैं। वैल्यू ऑफ काउंट इक्वल्स टू काउंट और सी आउट वैल्यू ऑफ काउंट 1 इक्वल्स टू काउंट 1। अच्छा जी। नीचे जाके क्या चेंज करते हैं, नीचे जाके हमें यहाँ पर ये सी आउट सारे खत्म करने हैं, क्योंकि हम लोगों ने F3 सेमीकोलन, और यहाँ भी हमने ये ख़त्म करना है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही इनको डिस्प्ले करवाया। और यहाँ भी हमने ख़त्म करना है क्योंकि हमने यहाँ भी फंक्शन के साथ इसको डिस्प्ले करवाया। अब F7 के साथ प्रोग्राम रन करते हैं। 3 एरर्स हैं। 3 एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गेट अंडरस्कोर काउंट के नाम का तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन का नाम तो हमारे पास डिस्प्ले है। और जो हम लोग एक और मिस्टेक कर रहे थे जल्दी की वजह से, ये भी हमने ख़त्म नहीं किया था। यहाँ भी हमारे पास F2 और इसको ख़त्म करते हैं डिस्प्ले। यहाँ भी हमारे पास इसको हम लोग ख़त्म करते हैं डिस्प्ले। अब प्रोग्राम को रन करते हैं F7 के साथ। कोई एरर नहीं है जी, प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम रन हो रहा है। F1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अच्छा चले, मैं आपको एक और चीज चेक करता हूँ। एक और काम करते हैं, वॉच विंडो में जाते हैं। वॉच विंडो में हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं F1 डॉट काउंट, एंटर। F1 डॉट F2 डॉट काउंट, एंटर। F3 डॉट काउंट, ताकि तीनों के लिए चेक कर लें आप कि सेम काउंट है या नहीं है। F1 डॉट काउंट 1, F2 डॉट काउंट 1, F3 डॉट काउंट 1। चलें 1 2 3, और नहीं ये F1 F2 डॉट काउंट किधर गया, F2 डॉट काउंट 1 हमने यहाँ इसके नीचे चले।
ओहो, इसको खत्म करें। नीचे f2 डॉट काउंट 1। अच्छा जी, अब प्रोग्राम को रन करना है और आपने वॉच विंडो में बेटा साथ साथ देखना है कि वॉच विंडो में क्या हो रहा है। प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं मैं शुरू से। मैं शुरू से रन करूंगा इसको, फिर आप देखिएगा। मैं एज अ होल इसको रन करता हूं पहले। चलें जी, अब शुरू से रन करने लगा हूं। अब आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है जी। आप देखेंगे F1 के काउंट 1, F2 के काउंट 1 और F3 के काउंट 1 में वैल्यूज डिफरेंट हैं, वॉच विंडो में देखें। लेकिन जो काउंट है वो तीनों में वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि काउंट एक ही है पूरी क्लास के लिए, लेकिन काउंट 1 स्टैटिक नहीं है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट से है आप लोगों के पास। F1 के लिए आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो F1 के काउंट 1 में वैल्यू 0 चली जाएगी, काउंट में 1 हो जाएगी। इसी तरह F2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, F3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्टर आपके पास देखें कि आपका जो काउंट 1 है F1 का, उसमें वैल्यू 0 पड़ी है, F2 के काउंट 1 में भी वैल्यू 0 पड़ी है, F3 के काउंट 1 में वैल्यू 0 पड़ी है। लेकिन जो काउंट है उसमें तीनों में आप लोगों के पास तीन वैल्यू पड़ी है, क्योंकि हमारे पास काउंट सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, सब ऑब्जेक्ट्स के लिए या पूरी क्लास के लिए आप लोगों के पास एक ही है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखें F1 के लिए जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो क्या हो रही है, F1 के लिए फंक्शन कॉल हुआ, उसका काउंट 3 है, काउंट 1 0 है। इसी तरह आप लोगों के पास F2 के लिए फंक्शन कॉल होगा, इसी तरह F3 के लिए फंक्शन कॉल होगा, और ये आप लोगों के पास जो है जी गेट करेक्टर, और ये आप लोगों के पास आउटपुट में आपका सारा कुछ। जी बेटा कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है? किसकी वैल्यू? ये सर F1, F2, F3 की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है या चेंज नहीं हो रही? सर चेंज नहीं हो रही, सॉरी काउंट 1 की या काउंट की? सर, काउंट की। काउंट की वैल्यू बेटा इसलिए चेंज नहीं, काउंट की वैल्यू चेंज हुई जब जी सर। F1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो काउंट में इंक्रीमेंट हुआ, काउंट की वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है। जब F2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, अच्छा चलें एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। यहां हम ऐसा करते हैं कि रादर देन इसको यहां इनिशियलाइज करने के हम कहते हैं जी सी आउट एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1। ठीक है, और यहां हम इसको करते हैं सीन। अब ऐसा करेंगे, काउंट 1 की वैल्यू सबको सेपरेट देंगे और काउंट की वैल्यू चेक करेंगे क्या आती है। रन करते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल F9 करते हैं। एक एरर आ गया जी, काउंट के स्पेलिंग गलत हो गए, टाइपिंग मिस्टेक। और ये हमसे काउंट की ये गया है, अच्छा वो रन करते वक्त प्रॉब्लम आ गया। एंटर वैल्यू फॉर काउंट हमने नहीं लिखना था, काउंट 1 लिखना था। चलो खैर दोबारा से रन कर लेंगे इसको। चले मैं एक और चीज सही करता हूँ, पहले ठहर जाएं आप। मैं चाहता हूँ अब आप लोगों का स्टैटिक और जो स्टैटिक डाटा मेंबर जो स्टैटिक के बगैर है ना, उसकी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वेरिएबल स्टैटिक नहीं है उसको देख लें, जो वेरिएबल स्टैटिक है उसको देख लें। एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1। अब F1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और मुझसे काउंट 1 की वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसको दे दी 12। F2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है 34। F3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू मांग रहा है 65। अब आप देखेंगे काउंट की वैल्यू सेम है तीनों के लिए,
लेकिन काउंट 1 की वैल्यू चेंज है। चलें एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। हम लोग जो स्टैटिक काउंट है उसकी कोशिश करते हैं कि चेक टेस्ट करते हैं। इसको बंद करते हैं और यहां पर हम लोग जो है ना सी आउट एंटर वैल्यू फॉर काउंट, पहले काउंट 1 की वैल्यू ले रहे थे, अब हम लोग काउंट की वैल्यू लेंगे। एक चीज चेक करते हैं यहां पर क्या होता है। सीन काउंट, एरर आ गया, देखा एरर आ गया, कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल फू काउंट इन मॉड्यूल, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, आपको इसको आउट ऑफ द क्लास इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अनडिफाइंड, अच्छा चलो अनडिफाइंड कर लिया हमने, इसको भी कर लेते हैं यूं। अब चलते हैं क्या कहता है। एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1 12, एंटर वैल्यू फॉर काउंट 15, एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1 34, एंटर वैल्यू फॉर काउंट 89, एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1 23, एंटर वैल्यू फॉर काउंट 45। अब आउटपुट में जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, काउंट की वैल्यू सबकी आउटपुट में 45 आई है, काउंट 1 की वैल्यू डिफरेंट है। मेरे ख्याल से अब आपका डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। काउंट की आउटपुट क्यों 45 आई है? काउंट की आउटपुट इसलिए 45 है, जो लास्ट उसकी वैल्यू थी उसने वही पिक करनी है, क्योंकि काउंट एक ही है पूरी क्लास का, F1 का, F2 का, F3 का। बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी सर कर रहे हैं। अब आप देखें कि काउंट 1 जो है वो स्टैटिक नहीं है, तो उसकी वैल्यू जो आपने इनपुट में दी है वो एज इट इज आउटपुट में आ रही है। आपने काउंट 1 की वैल्यू 12 दी है तो आउटपुट में भी 12 आ रही है F1 के लिए। F2 के लिए आपने काउंट 1 की वैल्यू 34 दी, आउटपुट में भी 34 आ रही है। F3 के लिए आपने काउंट की वैल्यू 23, काउंट 1 की वैल्यू 23 दी, 23 आ रही है। लेकिन जो काउंट की वैल्यू आपने दी है, काउंट की वैल्यू आपने दी थी 15, 89 और 45। अब वो एक ही काउंट था जिसकी वजह से पहले उसमें 15 गया, जब आपने उसकी वैल्यू 89 की तो उसकी वैल्यू 15 से 89 में चेंज हो गई, जब आपने उसकी वैल्यू 45 दी तो वो 89 से 45 में चेंज होगी। तो जब आप उसको, अब आप ये देखें कि यहां पर आपने किया हुआ है, आउटपुट विंडो भी देखनी है और यहां से आप भी देखना है, F1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर जाके काउंट की वैल्यू F1 के लिए भी 45 डिस्प्ले हुई, F2 के लिए भी 45 डिस्प्ले हुई और F3 के लिए भी 45 डिस्प्ले हुई। ये देखें काउंट डिस्प्ले हो रहा है, F1 के लिए भी वही डिस्प्ले हुआ, F2 के लिए भी वही डिस्प्ले हुआ, F3 के लिए भी वही डिस्प्ले हुआ। सो स्टैटिक डाटा मेंबर पूरी क्लास के लिए एज अ होल होता है, एक ही होता है, और ये आप लोगों के पास नॉर्मली यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप लोग किसी चीज की काउंटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं इसको। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें यहाँ तक। सर जो F3 में जो हम काउंट की वैल्यू लेंगे, हाँ जी, F1 और F2 के लिए भी वही लिखी जाएगी? वही लिखी जाएगी, वो आपके सामने आ गई बेटा, ये देखें 45, F1 के लिए भी वही काउंट आया, F2 के लिए भी वही काउंट आया, आउटपुट में देखें ना जरा। जी। F1 के लिए आपने काउंट की वैल्यू दी थी 15, F2 के लिए आपने 15 काउंट की वैल्यू दी थी 89, ठीक है ना। जी। F3 के लिए आपने काउंट की वैल्यू थी 45, लेकिन डिस्प्ले के अंदर काउंट की वैल्यू F1 के लिए भी 45 आ रही है, F2 के लिए भी 45 आ रही है, F3 के लिए भी 45, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू इन द काउंट इज 45। 45 यस सर। और वो एक ही काउंट यूज होना है, जिसकी वजह से वही काउंट है उसके अंदर अब 45 पड़ा है, तो वो F1 के लिए भी वही आएगा, F2 के लिए भी वही, F3 के लिए भी वही, क्योंकि वही काउंट F1 के लिए यूज होना है, वही काउंट F2 के लिए यूज होना है, वही काउंट F3 के लिए यूज होना है, ठीक है जी। लेकिन जो काउंट 1 है, काउंट 1 का वेरिएबल है, वो स्टैटिक नहीं है, वो सबके लिए सेपरेट सेपरेट है, उसकी आउटपुट में भी आपने देख लिया वो सबके लिए सेपरेट सेपरेट है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। चलें गुड। तो